नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद बची खुची कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उसे देखकर पार्टी सहमी हुई है। प्रियंका गांधी ने नेपथ्य में बैठकर नेतृत्व की जो संभावना जगाने की कोशिश की थी उसे करारा झटका लगा है। पार्टी के भीतर ही कई पार्टियां खड़ी होती जा रही हैं। आप माने न माने, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही अशोक गहलोत की अपनी कांग्रेस है, सचिन पायलट की अपनी कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ वाले भूपेश बघेल की अपनी अलग कांग्रेस है, महाराष्ट्र वाले नाना पटोले की अलग कांग्रेस है, पंजाब को तो खैर जाने ही दीजिए, चन्नी की कांग्रेस, सिद्धू की कांग्रेस, अमरिंदर की कांग्रेस, मनीष तिवारी की कांग्रेस, सुनील जाखड़ की कांग्रेस और अंत में आम आदमी पार्टी की आंधी में सारे साफ। लेकिन कांग्रेस के सामने जो संकट है वह इससे कहीं आगे का संकट है। महाराष्ट्र, जहां वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, वहीं से कांग्रेस की बची खुची जमीन खिसकाने की तैयारी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और मुंबई कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष की राजनीतिक बगावत का सबसे बड़ा केंद्र बनती जा रही है। ठाकरे और पवार ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना तो बाकायदा कांग्रेस को सलाह देने पर उतर आई है कि उसे पहले तो यह तय करना है कि पार्टी को चला कौन रहा है। शिवसेना ने साफ साफ कह डाला है कि अब वक्त आ गया है जब कांग्रेस के हाथ से यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को छीन लेना चाहिए। उसमें बदलाव किए बिना विपक्षी नेताओं को मजबूती से एक साथ लाना संभव नहीं दिखाई देता। तो वो बदलाव क्या होने चाहिए? सामना ने अपने संपादकीय में लिखा है कि क्षेत्रीय दलों के कम से कम आधा दर्जन नेता ऐसे हैं जो विपक्षी एकजुटता को आगे ले जाने में पूरी तरीके से समर्थ हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहले नंबर पर, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और डीएमके चीफ एमके स्टालिन। सामना ने लिखा है कि ये सभी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय नेता प्रतिभावान लोग हैं जिनके साथ नई एकजुटता के संदर्भ में चर्चा करना जरूरी है। कांग्रेस कभी इन्हें साथ जोड़ने की अगुवाई नहीं कर सकी, इसलिए ममता बनर्जी को आगे आना पड़ा। दरअसल शिवसेना कांग्रेस के नेतृत्व के बाहर विपक्षी एकता की संभावनाएं तलाश रही है। उद्धव ठाकरे के निमंत्रण पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर 20 मार्च को मुंबई पहुंचे थे। शहर में स्वागत में पोस्टर लगे थे। उन पोस्टरों पर केसीआर को पवार और उद्धव के साथ दिखाया गया था अलग अलग, लेकिन उनमें कांग्रेस के नेता कहीं नहीं थे। इस दौरे पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात हुई थी। इसके पहले पिछले साल नवंबर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई के दौरे पर पहुंची थी। उनकी अगवानी करने खुद आदित्य ठाकरे पहुंचे थे, उद्धव ठाकरे के बेटे। ठाकरे से बैठक के बाद ममता एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंची थी। उसी मुलाकात के बाद याद कीजिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल है। अब कोई यूपीए जैसी चीज नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे बहुत सारे लोगों को लगता है कि गांधी परिवार के मुकाबले पवार के नेतृत्व में संयुक्त विपक्ष बना तो उसकी बात ज्यादा प्रभावी तरीके से सुनी जाएगी। शिवसेना ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कश्मीर फाइल्स पर एक नैरेटिव बना रही है कि इसे टैक्स फ्री नहीं करने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दरअसल देश के दुश्मन हैं। तो क्या विपक्षी दलों के पास इस तरह के नैरेटिव से लड़ने का दमखम है? क्या मौजूदा यूपीए कोई फैसला लेने की स्थिति में है? और अगर है तो क्या उस पर कोई आम सहमति कायम की जा सकती है? शिवसेना तो यहां तक चली गई कि असल में यूपीए में कौन कौन शामिल है और कौन क्या कर रहा है, इसी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, सब अंदाजे पर हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस को आंख दिखाना शुरू कर दिया था। पिछले 2 साल में एनसीपी और शिवसेना नेतृत्व के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। कांग्रेस के नेता शिकायत करते रहते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है।
बड़े फैसलों में उनसे पूछा नहीं जा रहा है। हकीकत यह है कि शिवसेना अब कांग्रेस को कील की तरह चुभ रही है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में विधायकों के लिए सब्सिडी वाले घर की योजना लॉन्च की थी। उसी महाराष्ट्र के विधायकों के लिए जहां 288 में से 266 विधायक करोड़पति हैं, सब्सिडी मिलेगी उनको। जीशान सिद्दीकी और प्रणिति शिंदे जैसे कांग्रेस विधायकों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। कमाल की बात तो यह है कि जो सरकार कांग्रेस के दम पर चल रही है, उसके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी कि सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करे, उसको लागू करना चाहिए। सरकार से नाराज चल रहे असंतुष्ट विधायकों ने बाकायदा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने की इच्छा जताई है कि हम दिल्ली आना चाहते हैं। शिवसेना खुलेआम कह रही है कि गैर भाजपा शासित राज्यों के कामकाज में अड़ंगा डालकर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और यूपीए एक गठबंधन के तौर पर हाथ धरे बैठा हुआ है। इसलिए तीन नेता बहुत जोर शोर से नया विपक्षी मोर्चा तैयार करने में लगे हुए हैं। इधर ममता बनर्जी, उधर केसीआर और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। लेकिन कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे एक चौथा शख्स है जो सारी चालें चल रहा है इन तीनों को साथ लेकर, और वो है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। कांग्रेस की क्या हालत हो गई है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों से भाजपा के अन्याय और तानाशाही से लड़ने के लिए एकजुट होने की जो अपील जारी की थी, उसमें से एक चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पते पर भी भेजी गई थी। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला तो यह कि जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था उसे दूसरे नेता अपने हाथ में पहले ही ले चुके हैं, और दूसरा यह कि विपक्ष भी मानता है कांग्रेस के बिना भाजपा के खिलाफ कोई संपूर्ण मोर्चा नहीं बन सकता। लेकिन शिवसेना उसकी भूमिका अब केवल नेतृत्व के तौर पर नहीं, केवल एक साझीदार के तौर पर देख रही है। वो मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कांग्रेस को एक विपक्षी दल के रूप में बने रहना चाहिए। ये तो नितिन गडकरी भी कहते हैं। शिवसेना ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे बढ़ाते हुए चेतावनी दी कि कोई भी भाजपा विरोधी मोर्चा तभी मजबूत हो पाएगा जब नया एकजुट विपक्ष इस बात को ध्यान में रखेगा कि देश सभी का है लेकिन हिंदू सिरमौर है। भाजपा उत्तर प्रदेश में इसलिए जीती क्योंकि उसके आगे धर्मनिरपेक्षता की बहस फीकी पड़ गई। यह शिवसेना का ख्याल है। सवाल है कि क्या कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता को बचाए रखने के लिए इस नैरेटिव को स्वीकार करने को राजी होगी कि धर्मनिरपेक्ष भारत में नागरिक तो सारे हैं लेकिन हिंदू श्रेष्ठ नागरिक हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अंतर क्या रह जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए वीडियो देखने के बाद, और हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।